बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ डेवलपमेंट्स आपको मैं बताऊंगा और साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब सामने आ रही हैं हादसे वाले दिन पे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब को जो गोली लगी है, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये उनको एक ऐसी आर्टरी में जाकर हिट हो सकती थी जहाँ से फिर ब्लड की सप्लाई बहुत मेन सप्लाई होती है, और अगर वहाँ पर हिट होती तो डैमेज हो जाता तो फिर जान जाने का ख़तरा होता, क्योंकि 15 से 20 मिनट में उस इंसान की बॉडी का खून निकल जाता है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक वाक़या देखा। एक शख्स को ऐसे बुलेट लगी थी रान के ऊपर, और उसकी ये आर्टरी हिट हो गई थी, और फिर उसको बहुत ब्लड देना पड़ा। डॉक्टर्स को बहुत सारे लोग खून दतिया देते रहे, और बड़ी मुश्किल से उस शख्स की जान बची थी, लेकिन वो जल्दी हॉस्पिटल पहुँच गया था। और ये लाहौर शहर का ही वाक़या है। ये मैं आपको एक तस्वीर में दिखा देता हूँ। इसको एक्चुअली अंग्रेज़ी में फेमोरल आर्टरी कहते हैं, और इसके नज़दीक इमरान खान साहब को गोली लगी है, बिल्कुल चंद सेंटीमीटर पे। अगर इसको गोली हिट होती तो सूरत-ए-हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाती। अब इस पे इमरान खान साहब ने आम आदमी को समझाने के लिए इसको शारक बोला, और ये मेन एक रग है जिसके अंदर से ब्लड की बहुत तेज़ सप्लाई होती है। तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने, दीगर कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की है। एक्चुअली यही वो बेहिसी है जो पाकिस्तान की सियासत में नॉर्मली होती है। मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर रहे थे, तब भी लोगों ने बात की, लेकिन मैंने सबूत के साथ बात की कि मियां साहब जब गए वहाँ पे बरतानिया में, तो उन्होंने जो अपने टेस्ट करवाए, वो टेस्ट की रिपोर्टें उन्होंने आज तक शेयर नहीं की। और मेरे पास ये रिपोर्ट थी कि मियां साहब जैसे ही हिथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे, उसके बाद उनके जो पहले 2 टेस्ट हुए, एक टेस्ट एक दिन हुआ, फिर 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा टेस्ट हुआ, उन दोनों में उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी से भी बेहतर थे। लिहाजा वहाँ पे तो झूठ बोलने के बाद भी किसी को वो बात करने की इजाज़त नहीं देते, सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। और यहाँ पे डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि ये जो फेमोरल आर्टरी है, इसके करीब गोली लगी है। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी, मजाक करने वाले मजाक करते रहेंगे, और पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिक्स करते रहेंगे, और इमरान खान साहब भी अपनी पॉलिटिक्स जो है वो जारी रखेंगे। यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। एक और बड़ा जो सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब जब उनको गोली लगी तो उसके बाद क्या हुआ। मैं उसके बारे में कुछ छानबीन कर रहा था। एक तो जाए वकुआ को बहुत बुरी तरह तबाह किया गया है, बहुत सारे सबूत ऐसा लगता है कि मिटा दिए गए हैं, और इसको एक मजहबी रंग देने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के जो मरहूम के जो बेटे हैं साद रिजवी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा है, मस्जिद में ही बात कर रहे थे, गालिबन आज जुम्मा है तो जुम्मे का शायद खुतबा था, वहाँ पे साद रिजवी ने बात करते हुए ये कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे साथ इसको ना जोड़ा जाए, बल्कि इसके पीछे वही हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। और इस तरह उन्होंने कुछ बहुत सारे जुमले बोले, और उनके जुमलों के अंदर कुछ जुमले बहुत सख्त भी हैं, और वो इदारों से उनका भी अपना एक मामला है तरीके लब्बैक के लोगों का, लेकिन उन्होंने बिल्कुल डिसोन किया इस वाक़े को, और बल्कि वो लोग तो ऐसे वाक़यात की मजम्मत भी करते हैं। अब आ जाए आप इस तरफ के उस दिन क्या हुआ जब गोलियां चली, इमरान खान साहब को गोलियां लगी, तो फिर इमरान खान साहब को निकालने का फैसला किया गया। सबसे पहले हेलीकॉप्टर को कॉल किया गया। वहां मौजूद लोगों ने मुझे अपने टेलीफोन रिकॉर्ड दिखाया कि जिन्होंने रब्ता करना था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, उन्होंने रब्ता किया। 12 मिनट तक उनको जवाब नहीं आया, 12 से 13 मिनट तक। और उसके बाद जब जवाब आया तो वो भी मुनासिब नहीं था, और कभी रास्ता पूछ रहे थे, कभी जगह पूछ रहे थे, कभी लोकल लोगों से जो मकामी इंतजामिया थी उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया। तो हेलीकॉप्टर में इमरान खान साहब को शिफ्ट करना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से और ताखीर की वजह से मुमकिन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि फौरी तौर पर इनको जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ 2 मौजूद हैं, उन दोनों को आगे पीछे लगाकर बाई रोड इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल पहुँचाया जाए, क्योंकि उनको 4 गोलियाँ लगी हैं और ब्लीडिंग भी हुई है, लिहाजा इनको अस्पताल ले जाया जाए। जब बाई रोड ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो जो लोग लेकर आ रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें शक हुआ कि पुलिस सही तरह कोऑपरेट नहीं कर रही, इंतजामिया कोऑपरेट नहीं कर रही, तो उन्होंने चीज़ों को ज़्यादातर अपने हाथ में कर लिया। और फिर 3 मरतबा, ये मुझे इमरान खान साहब के एक बहुत करीबी साथी ने बताया कि 3 मरतबा इमरान खान साहब की गाड़ी को गलत तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। जो पायलट आगे मौजूद थे अपनी गाड़ी में, पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से, उन्होंने 3 मरतबा गुमराह करने की कोशिश की, गलत रास्तों पर चढ़ाने की कोशिश की। जो लोग लाहौर को जानते हैं, जब आप काला शिकागो के पास से लाहौर में एंटर हो रहे होते हैं जीटी रोड से, तो आप एक रिंग रोड का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप उस पर चढ़ जाएं तो आपको शौकत खानम पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है, कम से कम 1 घंटा तो एक्स्ट्रा आपको लगता है। तो एक पायलट ने वहां पे भी
कोशिश की कि इनको रिंग रोड पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन वहाँ पे जो लाहौर को जानने वाले लोग हैं दूसरी गाड़ी में मौजूद थे, उन्होंने गाइड किया कि इस तरफ नहीं जाना, सीधा जाना है, और आगे से जाकर कालाशाह काकू पे आए। जो मोटरवे का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, एक एंट्री का पॉइंट है, एक एग्जिट का पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से इमरान खान साहब को गुजरना था। पहले से बताया जा रहा था कि इनको खाली रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो भी खाली नहीं थे और इमरान खान साहब को ट्रैफिक में फंसकर गुजरना पड़ा। उसके बाद जब इमरान खान साहब लाहौर पहुंचे तो फिर एक गलत तरफ दोबारा मोड़ने की कोशिश की गई, जिसपे वो पायलट भी उधर मुड़ गया, लेकिन इमरान खान साहब की गाड़ियां फिर सीधी निकल गई और वो सही रास्ते पर रहीं, क्योंकि वहां पे एक दो लोग ऐसे थे गाड़ियों में जिनको पता था कि कौन सा रास्ता छोटा है और कौन सा रास्ता लेना है। उसके बाद बारहा बताने के बावजूद कि ये रास्ता हम इख्तियार करेंगे, हम यहां से जा रहे हैं, बारहा बताने के बावजूद रास्ते में ट्रैफिक जैम था, यानी रोड को क्लियर नहीं किया गया। अगर पुलिस ये चाहती या पंजाब की इंतजामिया ये चाहती कि रास्ता बिल्कुल क्लियर हो तो वो रास्ता क्लियर किया जा सकता था, लेकिन इमरान खान साहब की जान को इतना शदीद खतरा होने के बावजूद कोई ऐसा रूट नहीं लगाया गया जिससे वो तेज़ी से अस्पताल तक पहुंचे। तो उनको अस्पताल पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा। अस्पताल पहुंचने के बाद फिर इमरान खान साहब का इलाज शुरू हुआ, फिर सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब ये जो चीज़ें हुई हैं छोटी छोटी, इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जो खिताब किया लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का, उसने सबको हैरान करके रख दिया है कि कैसे ये आदमी ज़ख्मी होने के बावजूद इतना लंबा खिताब कर सकता है और इतनी हिम्मत कैसे इकट्ठी कर सकता है। इमरान खान साहब ने पूरा बताया रजीम चेंज ऑपरेशन का, और उसके बाद ये कहा कि अंदरूनी साजिश हुई है। फिर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल का कोई भी मतलब ले, इन्हें पता था साजिश हो रही थी, लेकिन रास्ता नहीं रोका। इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ गई थी कि जहाँ वो धकेलेंगे लोग वहाँ चले जाएंगे, जब वो तब्दीली लेकर आते हैं लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन इस पर तो बहुत धचका लगा, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। 90 की दहाई में हुकूमतें गिराई गई, बाद में गिराई गई, तो इमरान खान साहब सारा बैकग्राउंड बता रहे थे, बहुत तफसील से उन्होंने बात की। उन्होंने अरशद शरीफ शहीद के बारे में बात की, बाकी सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म हुआ उसके बारे में बात की, उनकी अपनी पार्टी के साथ जो कुछ होता रहा उसके बारे में बात की, और फिर उन्होंने कहा कि 3 लोग हैं, इससे पहले जो वाक़या हुआ था और मुझे पता चला था कि 4 लोगों ने बंद कमरे में मुझे मारने की प्लानिंग की है, उनके लिए मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो वो 4 लोगों की वीडियो मौजूद है और वो 4 लोग हैं। लेकिन इस मरतबा जो प्लान किया गया है मुझे मारने का, इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने कहा ये 3 लोग हैं। इसमें उन्होंने एक मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लिया, एक उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, एक उन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब का नाम लिया, और उन्होंने कहा इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। लेकिन मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो है, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम जो है वो लगाया हुआ है आदम सवाती साहब ने भी। उनका ये कहना है कि उनके साथ जो कुछ हुआ, वो भी 2 जो ऑफिसर्स जिनका वो नाम ले रहे हैं उनमें एक ये नाम भी ले रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ मुबैना तौर पे उनके कपड़े उतारे गए। वो कहते हैं जी इसके अंदर भी इनका नाम वो लेते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, मेजर जनरल पे भी लगाते हैं और एक ब्रिगेडियर पे भी लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे और जो मुतनाज़ मामलात हैं उनके अंदर भी घसीटा जाता है, लेकिन ISPR की जानिब से इसकी तरदीद आई है और ISPR ने कहा है कि एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, और इमरान खान साहब के एलिगेशंस जो हैं उन्होंने बेबुनियाद करार दिए हैं ISPR ने मेजर जनरल फैसल नसीर को लेकर। यानी अब वहाँ पे जो इदारा है उसने भी एक स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और इन इल्ज़ामात के अंदर कोई हकीकत नहीं है और इनको नाकाबिल कबूल करार दिया है इदारे की जानिब से। जबकि इमरान खान साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, उनकी पार्टी ने कहा है कि तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि इमरान खान साहब के मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। दूसरी जानिब FIR जो है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक नहीं हुई है। देखना यह है कि पंजाब हुकूमत ये FIR कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा कि एक सेटिंग जनरल के ऊपर जो है वो एक FIR दे दें और साथ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर भी FIR दे दें और वज़ीर दाखिला के ऊपर भी FIR दे दें। तो इमरान खान साहब फिर ये FIR क्या इसको तब्दील किया जाएगा, इसका मतन कोई और किया जाएगा, ये सारी सवालों का जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को मुखातिब करते हुए आज एक बात की है और उन्होंने कही है कि जागिए, और जनरल बाजवा साहब को उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को आप देखें, अगर आपके इदारे के अंदर कोई चीज़ है और आप उसका एहतसाब करते हैं या उन चीज़ों को ठीक करते हैं तो इससे इदारा ऊपर जाएगा। इस किस्म की बातें इमरान खान साहब ने की हैं और वो जनरल बाजवा को भी उन्होंने मुखातिब किया। उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी की और फ़ौज के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी तनकीद का मतलब फ़ौज को बदनाम करना नहीं है, तामीरी तनकीद है, हमने चोरों के साथ नहीं चलना। कौम बार बार कह रही है 3 अफराद के इस्तीफ़े तक कारकुन मुल्क भर में एहतजाज करें, इनसे इस्तीफ़े दिलवाएं और मुकम्मल तफ्तीश करवाएं
कभी अमेरिका यूरोप में सुना है कि किसी को नंगा करके मारा जाए? क्या एजेंसीज का काम यह है जब तक 3 लोग मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तब तक एहतजाज होता रहेगा? अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, अवाम तैयार रहे, जैसे ही ठीक हुआ इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। अब इमरान खान साहब की इस्लामाबाद की कॉल तो कुछ देर के लिए रुक गई है। ये तो एक खबर है और इस खबर से पाकिस्तान ने आगे चलना है। देखिए, एक डेवलपमेंट चल रही थी, इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि थोड़े दिन पहले तक बहुत सारे लोग चाहते थे कि इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च करें और लॉन्ग मार्च के नतीजे में कुछ हालात पैदा हों और उन हालात से फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त लॉन्ग मार्च नहीं किया था। इमरान खान साहब ने बहुत सारा टाइम लिया और फिर एक ऐसा लॉन्ग मार्च शुरू किया जिसको वो जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। वो एक ऐसे लॉन्ग मार्च को शुरू कर चुके थे जिसको वो लंबा करते चले जा रहे थे। 11 तारीख तक तो लंबा उन्होंने कर ही लिया था और बहुत मुमकिन है कि वो 15-18 तारीख तक इस लॉन्ग मार्च को ले जाते, लेकिन उससे पहले ही गोली चल गई। लेकिन गोली चलाने वाले या उसके पीछे अगर कोई सहूलतकार भी थे या कोई एक गैंग था या ग्रुप था या कोई भी पीछे इसके था, वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। इमरान खान साहब जो है वो अल्लाह ताला की मदद से बच गए और उनके बचने के बाद अब सिनेरियो ऐसा है कि इमरान खान साहब पहुंच गए हैं अस्पताल में। डॉक्टर ने उनको उठने से मना कर दिया है, ट्रैवल करने से मना कर दिया है। इमरान खान साहब ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते तक तो किसी लॉन्ग मार्च में नहीं जा सकेंगे। हो सकता है 20 दिन तक उनको रेस्ट करना पड़े। उनकी एज ज़्यादा है, बेशक वो बहुत फिट है, फिजिकली अपने आप को मेंटेन रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस एज के अंदर डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेंगे। तो लॉन्ग मार्च फिलहाल रुक गया है। इमरान खान साहब के पास उनका लॉन्ग मार्च का जो एक हथियार है पॉलिटिकल, वो अभी भी मौजूद है और अब ये उनके ऊपर है कि वो कब उसको दोबारा शुरू करते हैं। तो ये एक जो सिचुएशन मुल्क में क्रिएट हुई थी जिसके अंदर नेगोशिएशन करना बहुत मुश्किल था, आपस में बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके थे, मेरे ख्याल में इस मौके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। आज कुछ मुज़ाकरात मुबैना तौर पे हुए हैं लाहौर में और उनमें जो मेरी इतला है उसके मुताबिक परवेज़ इलाही साहब ने कुछ लोगों से बातचीत की है गालिबन और मुज़ाकरात किए हैं और कुछ बर्फ़ पिघालने की कोशिश की है कि भी पाकिस्तान में मज़ीद तबाही की तरफ मुल्क को ना ले जाया जाए। एक आदमी जान देने तक के लिए तैयार हो गया है, गोली भी चल चुकी है। इन सारी चीज़ों को अगर ख़त्म करना है तो फिर पाकिस्तान को ग्रेजुअली इलेक्शन की तरफ ले जाएं ताकि अवाम जो है उसको भी एक सुकून मिले और लोगों को लगे कि ये मुल्क जो है वो उनका भी है और वो अपने वोट के ज़रिए से फ़ैसला कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो लोगों में बेचैनी है वो इसलिए है कि उनको लगता है कि उन्होंने ये हुकूमत नहीं बनाई, ये हुकूमत ज़बरदस्ती आकर बैठ गई है और ज़बरदस्ती आकर मुसल्लत हो गई है। इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोग पसंद नहीं करते। हर पॉलिटिकल पार्टी को थोड़े थोड़े वोट मिले हुए हैं और उन सब ने मिलकर मुख्तलिफ इमरान खान साहब के इत्तेहादियों को साथ में लाकर और उनकी पार्टी के लोगों को उनसे तोड़कर अब ये एक हुकूमत बनाई हुई है और इस हुकूमत को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे ज़हनी तौर पे। और जब लोगों में और हुकूमत में एक दरार पैदा हो जाए और लोगों की अक्सरियत हुकूमत के खिलाफ हो जाए तो फिर मुल्क चलना, उसको गवर्न करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम फरीकैन के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक मौका भी है कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं, यहाँ वो हमदर्दी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो बड़े सख्त आ रहे हैं, बड़े गुस्से वाले आ रहे हैं और गुस्सा दिलाने वाले या इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से और दीगर स्टेक होल्डर्स की जानिब से। तो उसमें जो एहतजाज पब्लिक का है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। देखना यह है कि एहतजाज के ज़रिए क्या इमरान खान साहब ये FIR करवा सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले एक दिन FIR करवानी थी तारुल कादरी साहब ने, तो एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी, तो उनको FIR करवाने में बड़ा अरसा लग गया था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, इन लोगों के खिलाफ तो बहुत टाइम लग गया था उनको उस वक्त भी FIR करवाने में तारुल कादरी साहब को। हालांकि उस वक्त उनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी। इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है और ऐसे मौका पर इस तरह की FIR करवाना और परवेज़ इलाही साहब के दौरे हुकूमत में करवाना, तो ये तो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। उधर मुराद सईद साहब ने कुछ और इंकशाफात किए। उन्होंने दावा किया कि अरशद शरीफ कत्ल केस के सबूत मैंने 3 मुख्तलिफ मकामात पर रखे हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सबूत सामने आ जाएंगे और अगर ये एक कमीशन बनता है और मुझे वो कमीशन बुलाता है तो मैं इन तमाम सबूतों को लेकर उनके सामने रखूँगा कमीशन के। अच्छा, मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ कि मेरी बात बहुत कम हुई है अरशद शरीफ साहब से। बहुत सारे लोग आजकल आपको ये कह रहे होंगे कि आप सुन भी रहे होंगे कि मेरी ये बात हुई, मेरी वो बात हुई। इनमें से 90% लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बात बिल्कुल सच्ची और साफ बात करनी चाहिए। मेरी बहुत कम बात हुई अरशद शरीफ साहब से जब वो पाकिस्तान से गए, गालिबन 3 मरतबा टोटल।
गालिबन मुझे ऐसा लगता है 3 मरतबा टोटल मेरी बात हुई है, 2-3 मरतबा मेरी टीम की बात हुई है, क्योंकि वो मेरी टीम के एक मेंबर से राब्ते में रहते थे। 1-2 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए कि उन्होंने मेरी खैरियत पूछी तो वहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन हुई, और एक आध दफ़ा कोई और मेरे दोस्त हैं उनसे बात हुई है। तो इसी तरह वो हमारे अपने लोगों से इतना ही रब्ता रहा अरशद शरीफ साहब का। और कोई ऐसी ख़ास बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, छोटी छोटी याददाश्तें हैं, कभी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। लेकिन वो जो चीज़ें सब बता रहे थे ना जिन लोगों को, उनमें से एक मुराद सईद भी है। मुराद सईद के साथ अरशद शरीफ साहब का रोज़ाना कम से कम एक राब्ता ज़रूर होता था, बाज़ों का 2 राब्ते भी होते थे। और जिस वक्त अरशद शरीफ साहब को निकाला जा रहा था यूएई से, तो मुराद सईद साहब और 2-3 और लोग हैं जो कंटिन्यूसली राब्ते में थे और वो बाकायदा सुन रहे थे। उनको पता था कि अरशद शरीफ को क्या कहा जा रहा है, किन अल्फाज में कहा जा रहा है, और उनको किस तरह ज़बरदस्ती यूएई से निकाला जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत मौजूद है मुराद सईद के पास, और मैं ये सबूत पेश करूंगा जिस वक्त इसकी इंक्वायरी होगी और किसी कमीशन में इस मामले को लाया जाएगा। तो अभी तक के लिए ये चीज़ें थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। अगली डेवलपमेंट्स भी आपको बताएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।